विद्यार्थियों नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की इस कक्षा में मैं आपसे बात करने वाला हूं बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में और अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला के अंतर्गत आज विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूँगा मौर्य युगीन कला के विविध पक्षों के बारे में। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में बातचीत करते हुए मैंने आपको बताया था कि मौर्य युगीन कला को हम दो रूपों में समझ सकते हैं। पहली तो बात यह है कि कला का वह स्वरूप जिसका विकास या जिसका परिवर्धन और परिमार्जन मौर्य युगीन राजाओं के संरक्षण में हुआ, यानी कला का वह स्वरूप जो राज्य के संरक्षण निर्मित हुआ, हम उसे राज्य आश्रित कला कह सकते हैं। और दूसरा, कला का वह स्वरूप जो स्वतंत्र रूप से निरखी स्वतंत्र रूप से पनपी है और जिसके विकास में जनमानस का, लोक का, इसीलिए इसे लोक कला कहा गया है, उसका योगदान रहा है। तो हम कला के इन स्वरूपों को दो भागों में बांटकर समझेंगे अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत। अर्थात इससे पहले की कक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों मैंने आपसे बात की थी राज्य आश्रित कला के एक स्वरूप, जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल के बारे में और पाटलिपुत्र नगर के चारों तरफ बनी हुई लकड़ी की दीवार के बारे में, जिसके अवशेष हमें कुम्हराहाट से और बुलंदी बाग से देखने को मिलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया कि विद्यार्थियों, अशोक जो चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल था वह इतना भव्य था कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आने वाले चीनी यात्री फाहियान ने भी उसको देखा और ये कहा कि इस महल को देखकर ऐसा लगता है कि इसका निर्माण मनुष्य ने नहीं बल्कि देवताओं ने कराया है। सुसा और एक बतना के राजप्रासादों को भी भव्यता में मात देने वाला है महल। तो इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे इनके बारे में चर्चा की थी। आज विद्यार्थियों, अध्ययन के उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कला के उसी स्वरूप के एक अंग के बारे में चर्चा करने वाला हूँ जिसे हम राज्य आश्रित कला कहते हैं। और विद्यार्थियों, इस श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपसे अब बात करूंगा स्तंभों के बारे में। विद्यार्थियों, स्तंभ मौर्य युगीन कला के एक नायाब और अनुपम उदाहरण है। विद्यार्थियों, ये स्तंभ चुनार मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से निकले सैंडस्टोन से बने हुए हैं और इनका वजन लगभग 50 टन है और इनकी ऊंचाई 35 से लेकर 50 फुट के बीच में है। विद्यार्थियों, इन स्तंभों की सबसे बड़ी खासियत ये कि यह स्तंभ एकात्मक है, अर्थात इन स्तंभों में कोई जोड़ नहीं है, यह मोनोलिथिक है। और स्तंभ के शीर्ष के ऊपर पशु आकृति बनी हुई है। हमें जहाँ जहाँ से अलग अलग जगहों से स्तंभ मिल रहे हैं अशोक के, और उन सब पर अलग अलग पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। जैसे कि विद्यार्थियों, बसाड़ से हमें जो स्तंभ मिला है उसके शीर्ष के ऊपर सिंह आकृति उत्कीर्ण है। इसी प्रकार संकिसा से जो स्तंभ मिला है उसके ऊपर हाथी की आकृति उत्कीर्ण है। रामपुरवा से मिले हुए स्तंभ के ऊपर विद्यार्थियों वृषभ यानी बैल की आकृति उत्कीर्ण है। लोरिया नंदनगढ़ से जो अशोक के स्तंभ मिले हैं मौर्य युगीन स्तंभ, उनके ऊपर सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। इसी प्रकार से रामपुरवा से भी सिंह शीर्ष युक्त स्तंभ मिला है। सांची का प्रख्यात स्तंभ उसके ऊपर 4 शेरों की आकृति उत्कीर्ण है, चतुर्सिंह। इसी प्रकार सारनाथ स्तंभ, इस पर भी चतुर्सिंह की आकृति उत्कीर्ण है। विद्यार्थियों, लोरिया अर्राज से मिला हुआ अशोक का स्तंभ काफ़ी दिलचस्प है और महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोरिया अर्राज के स्तंभ पर शीर्ष के ऊपर गरुड़ की आकृति उत्कीर्ण है। तो विद्यार्थियों, यह स्तंभ मौर्य युगीन कला के काफ़ी बेहतरीन और नायाब उदाहरण माने जाते हैं। और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि इन स्तंभों के ऊपर फारसी स्तंभों की छाप है और ये फारसी कलाकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इतिहासकारों में से जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रैमरिस जैसे इतिहासकारों ने अशोक के इन स्तंभों को फारसी स्तंभों की अनुकृति बताई है। लेकिन इतिहासकारों के और पुरातत्ववेत्ताओं के गंभीर विश्लेषण के उपरांत हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ऐसी बात नहीं है। यदि गंभीरता से विश्लेषण किया जाए तो हम ये पाएंगे कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभों में काफ़ी अंतर है। जहाँ अशोक के स्तंभ एक ही पत्थर को तराश कर जोड़कर बनाए गए, वही ईरानी स्तंभ मंडलाकार टुकड़ों से निर्मित थे। दूसरी बात है कि अशोक के स्तंभ बिना चौकी अथवा आधार के भूमि पर टिकाए गए, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया।
अशोक के स्तंभ सपाट स्तंभों की श्रेणी में आते हैं, जबकि पर्शियन पिलर्स यानी ईरानी स्तंभ, फारसी स्तंभ गडरीदार स्तंभों की श्रेणी में आते हैं। विद्यार्थियों, अशोक के स्तंभों की संख्या के बारे में अलग अलग जानकारी मिलती है। जहाँ फाहियान अशोक के स्तंभों की संख्या 6 बताता है, वही वैनसांग अशोक के स्तंभों की संख्या को 15 बताता है। यदि हम स्तंभों के विन्यास का अध्ययन करें कि स्तंभ की आकृति के कितने भाग होते थे, तो सबसे नीचे हम देखते विद्यार्थियों यष्टि यानी गावदुम लाफ्ट, जिससे कि टेपरिंग शॉफ्ट कहा जाता था। विद्यार्थियों, ये स्तंभ का नीचे का हिस्सा होता था। इसके ऊपर अधोमुखी कमल अथवा घंटे की आकृति उत्कीर्ण होती थी। इसके ऊपर फलक होता था और फलक के शीर्ष के ऊपर परशु आकृति उत्कीर्ण होती थी। तो विद्यार्थियों, अशोक के स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण है और अशोक का सारनाथ स्तंभ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी को आगे चलकर भारत का राजकीय चिन्ह भी बनाया गया। इसी प्रकार से मौर्ययुगीन कला के दूसरे स्वरूप स्तूपों का भी मौर्ययुगीन कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों, स्तूप का अर्थ होता है ढेर या थूप। पाली भाषा में इसके लिए यूप या थूप शब्द का उल्लेख मिलता है। स्तंभ चूंकि चिता के स्थान पर भी बनाया जाता है, इसलिए चैत्य कहलाता है। लेकिन विद्यार्थियों, चैत्य और स्तूप में अंतर था। चैत्य पर्वतीय गुफाओं में खोदे जाते थे, जबकि स्तूप समतल भूमि पर निर्मित होते थे। स्तूप का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ स्तूप के लिए कहा गया कि अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं से उसे जोड़ा गया। विद्यार्थियों, मौर्ययुगीन स्तूप विशेष रूप से अशोक के काल में निर्मित हुए और उसके उत्तराधिकारियों के समय में भी कुछ स्तूपों के निर्माण की प्रक्रिया जारी रही। लेकिन अशोक के बारे में ये कहा जाता है कि लगभग उसके समय में 84,000 स्तूपों का निर्माण हुआ था। और आगे आने वाले चीनी यात्री भी अपने विवरणों में स्तंभों का इसका उल्लेख करते हैं, और इवन पुष्यमित्र अशोक के समय भी हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। स्तूपों की 4 कैटेगरी का उल्लेख मिलता है: शारीरिक स्तूप, पारिभोगिक स्तूप, उद्देशिक स्तूप और संकल्पित स्तूप। तो ये विद्यार्थियों, चारों कैटेगरियों को याद रखना और समझना जरूरी है। इसी प्रकार से स्तूप के कई अंगों का उल्लेख मिलता है, जिसमें मेधी, अंड, हर्मिका, यष्टि, छत्र, वेदिका और प्रदक्षिणा पथ। मौर्यकालीन स्तूपों में विद्यार्थियों सांची का स्तूप काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सांची के अलावा सारनाथ स्तूप भी मिलता है। तक्षशिला में धर्मराजी का स्तूप भी मिलता है। मौर्यकालीन स्तूपों के निर्माण में ईंट का प्रयोग किया गया। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैंने आपसे बात की स्तूपों के बारे में और स्तंभों के बारे में। तो ये विद्यार्थियों मौर्ययुगीन कला के काफ़ी महत्वपूर्ण उदाहरण थे, और अध्ययन की इस श्रृंखला के अंतर्गत अगली कक्षा में मैं आपसे बात करूंगा मौर्ययुगीन कला के उस स्वरूप के बारे में जिसे कि हम लोक कला के रूप में देखते हैं, जनमानस द्वारा विकसित और परिवर्धित कला। जय भारत, जय हिंद।